नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपका आस्था ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन की जो वीडियो क्लासेज हैं उनमें स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट की पेपर जो फर्स्ट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसकी आज हम फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। अब जो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है ये 3 भागों में डिवाइडेड है। इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम जो जल का अवशोषण है, पादप किस प्रकार जल का अवशोषण करते हैं, जल का क्या महत्व है, जल किस प्रकार से पादप की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं या कौन कौन से बल इसमें कार्य करते हैं, ट्रांसपिरेशन क्या होता है मतलब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और बिंदु स्त्रवण क्या है, ऐसे कई विभिन्न टॉपिकों को हम इस पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और इस पार्ट सेकंड में क्या है, मिनरल एब्जॉर्प्शन मतलब पादप के द्वारा जो खनिज लवण है जैसे सोडियम है, कैल्शियम है या जो नाइट्रेट जो कंपाउंड है उनका अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है और इनके अवशोषण के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो मिनरल्स है या जो खनिज लवण है इनकी वृद्धि या कमी से पादप में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, मतलब इनके लाभदायक तथा हानिकारक प्रभावों को या इनके डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे जहां पर हम कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है उसको हम समझेंगे। आपको पता है पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थ या फूड प्रोडक्ट बनाते हैं। उनका ट्रांसपोर्टेशन या उनका जो परिवहन है वह पादप में किस प्रकार होता है, क्योंकि आपको पता है पादपों की पत्तियों में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, क्योंकि उनमें ही क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक के द्वारा सोलर रेडिएशंस या जो सूर्य की जो विकिरणें हैं उसके विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए क्या बनाते हैं, पादप ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तो पत्तियों से पादप के अन्य भागों में किस प्रकार उनका परिवहन होता है इसको हम पार्ट थर्ड के अंतर्गत समझेंगे। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट में आपका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि पादप में जल का क्या महत्व है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी के जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं या जो सभी जीव है उनके लिए वाटर एक अति विशिष्ट घटक होता है। विभिन्न प्लांट्स में या विभिन्न ऑर्गेनिज्म में देखें हम तो उनके जो टोटल वेट है या उनका जो कंप्लीट जो वजन है उसका लगभग 75 से 90 जो परसेंट है वह 75 से 90% जो बार है वह किसके रूप में पाया जाता है, वाटर के रूप में ही पाया जाता है। और आप सभी को पता होगा कोई भी सेल ले लीजिए या कोई भी कोशिका ले लीजिए उसमें लगभग 90% तो क्या होता है, वाटर ही होता है। और वो वाटर भी उसमें किस रूप में पाया जाता है, विलयन के रूप में पाया जाता है, क्योंकि वाटर में ही विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं। और वाटर क्या करता है, वाटर प्रत्येक कोशिका में उसके विशिष्ट भौतिक तथा रासायनिक घटकों का निर्धारण भी वाटर द्वारा ही किया जाता है। मतलब कोशिका में उसके विशिष्ट भौतिक मतलब जो कोशिका की जो फिजिकल नेचर है, कोशिका का फूलना सिकुड़ना वह किसके ऊपर डिपेंड होता है, वाटर के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे अगर कोशिका में वाटर की कमी हो जाए तो वह संकुचित हो जाती है, अगर ज़्यादा ही वाटर कम हो जाए तो फाइनली उसकी डेथ भी हो जाती है। और उसके जो विभिन्न रासायनिक घटक है जैसे डीएनए आरएनए हैं इनका निर्धारण या यह भी किस में सस्पेंडेड रहते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में जिसमें वाटर होता है उसमें ही सस्पेंडेड या निलंबित रहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पादप में जो वाटर होता है या पादप की कोशिका में जो वाटर होता है उसका कार्य क्या है। तो इसका जो फर्स्ट कार्य है वह है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का घटक। तो वाटर क्या होता है,
जीव द्रव्य के घटक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कोशिका में लगभग 90% मात्रा में क्या उपस्थित होता है, वाटर ही होता है, और वाटर के द्वारा ही क्या बनाया जाता है, जीव द्रव्य बनाया जाता है, क्योंकि वाटर में ही विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बनिक पदार्थ की बात करें हम, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, डीएनए है, आरएनए है, इसी प्रकार अकार्बनिक पदार्थ में विभिन्न मिनरल्स हैं, वही मिलकर वाटर में घुलकर क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट या उसके घटक का। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में वाटर के क्या क्या कार्य हैं। तो प्लांट्स में वाटर का जो फर्स्ट फंक्शन है या फर्स्ट कार्य है वह है कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मतलब वाटर क्या है, जीव द्रव्य का घटक है। कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य पाया जाता है उसमें वाटर का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के जितने भी जो संरचनात्मक अणु है या स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स है, जैसे डीएनए है, आरएनए है, विभिन्न प्रकार के साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स है, इनमें वाटर महत्वपूर्ण होता है। और प्रोटोप्लाज्म में वाटर की मात्रा अगर एक निश्चित स्तर से कम हो जाए तो सेल्स में होने वाली जितनी भी जो फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, और भी अन्य कई जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं वह क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। और अगर यह वाटर की मात्रा अगर ज़्यादा ही कम हो जाए या अत्यधिक कम हो जाए तो उस केस में कोशिका की मृत्यु भी हो सकती है। तो फर्स्ट कार्य क्या है इसका, कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का घटक। अगर सेकंड कार्य की हम बात करें तो सेकंड कार्य है इन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट या विलायक के रूप में। तो कोशिका में जो वाटर होता है वह सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में पाया जाता है, और इसी वाटर में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक आयंस, लवणस और गैसें घुलित अवस्था में पाई जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वह कोशिका में किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में या विलयन की फॉर्म में पाया जाता है, और वाटर वहाँ पर विलायक के रूप में कार्य करेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक आयंस, लवण और गैसेज घुलित अवस्था में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एक सॉल्यूशन के रूप में या विलयन के रूप में पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज या फिजियोलॉजिकल जो क्रियाएं होती हैं वह संपन्न होती हैं। इसके बाद अगर इसके थर्ड इम्पोर्टेंस या थर्ड कार्य की बात करें तो थर्ड कार्य क्या है, एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या स्थानांतरण के माध्यम के रूप में। मतलब विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका परिवहन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, वाटर के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक आयन, साल्ट्स या जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो वाटर में ही घुले हुए रहते हैं और वाटर के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। तो वाटर द्वारा विभिन्न आयंस एंड साल्ट्स का, विभिन्न जो आयंस है और जो लवण है उनका पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरण किया जाता है, और जिसके लिए जाइलम और फ्लोएम विशिष्ट रूप से विकसित ऊतक के रूप में पाया जाता है। क्योंकि फ्लोएम में भी जो ग्लूकोज होता है उसका जल के साथ मिलकर ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन होता है। उसी प्रकार जाइलम में वाटर के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। तो थर्ड कार्य हुआ इसका स्थानांतरण के माध्यम के रूप में। इसके बाद इसके फोर्थ कार्य की हम बात करें तो फोर्थ कार्य है अभिकारक के रूप में या एज ए रिएक्टेंट। तो जो पादप की जो विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, विभिन्न मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं उसमें वाटर अभिकारक के रूप में या रिएक्टेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस या लाइट की उपस्थिति में क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस संपन्न होता है, जिसके कारण H+ आयन रिलीज होते हैं और उन H+ आयन का उपयोग करते हुए क्या बनाते हैं, हम ATP बनाते हैं। फिर इस ATP और साथ में क्या बनता है, NADH2 भी बनता है। इस ATP का उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं, CO2 का रिडक्शन करवाते हैं और H+ आयन कहाँ से प्राप्त करते हैं, NADH2 से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण जो CO2 होता है वह ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब जो वाटर होता है वहाँ पर भी अभिकारक के रूप में कार्य करता है। मतलब वाटर नहीं होगा
तो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन संपन्न नहीं है, क्योंकि वाटर जब CO2 के साथ मिलता है और प्लस क्या मिलती है यहाँ पर यूवी लाइट या यूवी रेडिएशन प्लस क्लोरोप्लास्ट, इनके द्वारा ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करवाई जाती है। अगर वहाँ से हम वाटर हटा दें तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकती। तो वाटर क्या है वहाँ पर अभिकारक के रूप में या रिएक्टेंट के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद हम इसके फिफ्थ कार्य की बात करते हैं। तो फिफ्थ कार्य क्या है? फिफ्थ कार्य है विलेय के आयननकारी कारक के रूप में या आयोनाइजिंग एजेंट ऑफ सॉल्यूट या विलेय के आयननकारी कारक के रूप में। तो कोशिका में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें घुलने पर विभिन्न जो विलेय पदार्थ है वह क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड या आयनित हो जाते हैं। जैसे आपने वाटर की स्ट्रक्चर भी देखी होगी, जैसे वाटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसमें एक तो ऑक्सीजन परमाणु होता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और ऑक्सीजन पता है आपको, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ऑक्सीजन होता है वह सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, जो कि इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन के पास क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर इस वाटर में हम विभिन्न प्रकार के विलेय पदार्थ घोलेंगे, अगर विलेय पदार्थ पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के द्वारा उसको घेर लिया जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा उन्हें घेर लिया जाएगा, जिसके कारण इनका क्या हो जाता है? विलेयीकरण हो जाता है। जैसे हम वाटर में NaCl को घोलते हैं तो Na+ आयन को तो ऑक्सीजन जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसके द्वारा घेर लिया जाएगा और क्लोरीन को H+ आयनों के द्वारा घेर लिया जाएगा। इस कारण NaCl का क्या हो जाता है? आयनीकरण या आयन के रूप में इन्हें तोड़ दिया जाता है और वाटर में ये घुल जाते हैं। तो विलेय के आयनकारी कारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वाटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी लैंग्वेज को पढ़ना आप। सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है और दूसरा कम विद्युत ऋणी परमाणु होता है। और इलेक्ट्रॉन किस ओर जाते हैं? कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। अब इस वाटर में हम विभिन्न प्रकार के सॉल्यूट मॉलिक्यूल या विलेय पदार्थ घोलेंगे तो वह क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। और इन विलेय के अणुओं को वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा घेर कर इनके चारों ओर क्या कर दिया जाता है? हाइड्रेशन सेल या जल योजन जाल का निर्माण कर दिया जाता है, जिसमें जो ये मॉलिक्यूल्स है ये विसरण योग्य बन जाते हैं। इसके बाद हम इसका अगला फंक्शन देखते हैं या अगला कार्य देखते हैं। तो अगला कार्य है इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स या जो बड़े अणु होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? वाटर के द्वारा ही किया जाता है। जैसे आपने सुक्रोज देखा होगा या विभिन्न प्रकार के जो डाइसेकेराइड्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनका प्लांट बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इनके सूक्ष्म स्वरूप में ही संपन्न होता है, जिसके लिए इन्हें क्या किया जाता है? पहले हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटित किया जाता है। और इन्हें जल अपघटित करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? वाटर मॉलिक्यूल्स या H2O अणु द्वारा ही किया जाता है। तो अगला कार्य है इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब जो गुरु अणु होते हैं उनका जल अपघटन भी वाटर के द्वारा ही किया जाता है। अगला इसका जो फंक्शन है इंटर्जिडिटी, मतलब कोशिका की स्थिति में, मतलब कोशिका जब फूलेगी तो वह किसकी उपस्थिति में फूलती है या स्फीत कब होती है? जब उसमें वाटर एंटर करे। तो इंटर्जिडिटी या कोशिका की स्थिति में भी वाटर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो प्लांट्स में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो ग्रोथ है और कोशिका का जो डेवलपमेंट है वह कोशिका के टर्जिड या उसके स्फीत होने पर ही संभव है, क्योंकि जहाँ तक कोशिका फूलेगी नहीं वो अपनी ग्रोथ नहीं करेगी। और तथा कोई भी सेल तभी टर्जिड या तभी स्फीत होगी जब उसकी वैक्यूल्स में आवश्यक मात्रा में वाटर उपस्थित हो। तो कोशिका की स्थिति में भी वाटर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद
हम अगले फंक्शन की बात करते हैं इन मूवमेंट या गतियों में। तो आपने देखा होगा स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्रीय गति, रंध्रों का खुलना या बंद होना क्या कहलाती है, रंध्रों की गति कहलाती है। उसी प्रकार फ्लावर्स का खिलना, बंद होना, फलों का स्फुटन, जो पर्णीय गतियाँ होती हैं, पर्ण इधर उधर हवा में टहलती रहती हैं, यह सभी जो गतियाँ होती है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है, कोशिका की स्थिति पर ही डिपेंड करती है। और कोशिका की स्थिति किसके ऊपर डिपेंड करती है, वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो विभिन्न स्टोमेटल मूवमेंट, फ्लावर्स का खिलना और बंद होना, फलों का स्फुटन, पर्णीय गति आदि सेल्स की स्थिति पर ही डिपेंड करती है। और स्थिति डायरेक्टली रूप से किसके ऊपर डिपेंड करती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। तो अगला यह फंक्शन हुआ मूवमेंट्स या गतियों में। अगला है थर्मो रेगुलेशन या ताप नियमन। अगर हम ताप नियमन की बात करें तो जो विभिन्न प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर में पाई जाने वाली जो विशिष्ट ऊष्मा होती है तथा वाष्पन ऊष्मा होती है, उसके द्वारा ताप का नियमन किया जाता है। विभिन्न प्लांट्स में वाटर में पाई जाने वाली स्पेसिफिक हीट या उसकी विशिष्ट ऊष्मा तथा हीट ऑफ इवेपोराइजेशन मतलब वाष्पन ऊष्मा द्वारा वाष्पन ऊष्मा द्वारा ताप का नियमन किया जाता है। और सभी प्रकार के द्रवों में जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वह हाईएस्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा जब वाटर को आप गर्म करते हो तो वह धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी कारण ही तो वाटर को कोशिका में प्राथमिकता मिली है, जबकि जो तेल होता है उसको तो हम जल्दी से गर्म हो जाता है और उसका तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर वाटर के बजाय अगर तेल यहाँ पर यूनिवर्सल विलायक के रूप में कार्य करता तो कोशिका का जीवित रहना संभव नहीं था, क्योंकि इस दौरान कोशिका की डेथ हो जाती क्योंकि उसमें एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वाटर में पाई जाने वाली जो विशिष्ट ऊष्मा होती है मतलब वाटर धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, के द्वारा ही क्या किया जाता है, ताप का नियमन किया जाता है। और सभी प्रकार के द्रव में वाटर की स्पेसिफिक हीट भी हाईएस्ट होती है। इसके बाद हम इसका अगला कार्य पढ़ते हैं मीडियम फॉर लाइफ फॉर्म्स या विभिन्न जीवन स्वरूपों में माध्यम। जैसे आपने देखा होगा जो विभिन्न संरचनाएं होती हैं, जैसे सीड्स है, फ्रूट्स हैं, स्पोर्स हैं इत्यादि के प्रकीर्णन के लिए या इत्यादि के जो प्रकीर्णन का जो माध्यम होता है वह जल द्वारा ही किया जाता है। जैसे आपने हाइड्रोफाइट्स प्लांट या जो जल योजित जो प्लांट्स हैं इनमें वाटर के द्वारा ही सीड्स का प्रकीर्णन किया जाता है। फ्रूट्स या जो फ्लावर्स में जो परागकण बनते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है या विभिन्न स्पोर्स का प्रकीर्णन किया जाता है। तो वाटर ही वहाँ पर क्या करता है, माध्यम के रूप में कार्य करता है। मतलब जो विभिन्न लाइफ फॉर्म्स है जैसे परागकण है, फ्रूट्स है, स्पोर्स है, सीड्स है, इनके लिए प्रकीर्णन माध्यम का कार्य वाटर द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं या जो स्थलीय भूमि पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वह किसकी उपस्थिति में होता है, वाटर की उपस्थिति में। मतलब जल इनमें आवश्यक माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो हमने ये विभिन्न 10 कार्य देख लिए वाटर के। एक तो फर्स्ट वाला तो क्या था, प्रोटोप्लाज्म के रूप में या कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर के द्वारा ही बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के आयोनाइजिंग एजेंट के रूप में, मीडियम फॉर लाइफ फॉर्म्स के रूप में, इन मूवमेंट्स या गतियों के रूप में, ऐसे विभिन्न कार्य हमने देख लिए। इसके बाद हमारा इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है केमिकल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जो वाटर है या जो जल है इसकी रासायनिक या आणविक संरचना किस प्रकार की होती है इसको हम समझेंगे। अगर वाटर की केमिकल या इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो वाटर के जो विभिन्न कार्य हैं तथा जो इनका उपयोग है इनकी विशिष्ट केमिकल संरचना या इनकी मॉलिक्यूलर संरचना के ऊपर डिपेंड करता है।
आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, दो तो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है जो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। परंतु आप ये भी जानते होंगे कि जो वाटर की जो यह संरचना होती है जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का असमान वितरण होता है और इस इलेक्ट्रॉन के असमान वितरण के कारण ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या जो जल का अणु है ये ध्रुवित या पोलराइज्ड हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन जो परमाणु होता है वह बायोलॉजिकल सिस्टम में या कोशिका में सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। जैसे अगर आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में तो क्या है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। परंतु अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम का जो सबसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है वह कौन है, ऑक्सीजन है। और यह ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और इस सहसंयोजक बंध के कारण मतलब इन विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण जो ऑक्सीजन है वह, जैसे ये कोई वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इनमें जो ऑक्सीजन है वह क्या है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के कारण जो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है इनको एक खींचने का कार्य करेगा, जिसके कारण इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इनके हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण ये किस अवस्था में आ जाता है, ध्रुवीय अवस्था में या पोलराइज्ड कंडीशन में आ जाता है। और किसकी बात कार्य करेगा, इन चार्जों के कारण या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव की बाती कार्य करेगा या उनकी बाती व्यवहार करेगा। तो अगर प्योर वाटर या किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के मध्य इन्हीं पॉजिटिव तथा नेगेटिव ध्रुवों के मध्य आकर्षण रहता है। जो ये पॉजिटिव ध्रुव है और जो ये नेगेटिव ध्रुव है, यहाँ अनदर कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो इनके जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो पोल्स हैं इनके मध्य क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण होगा। और उस आकर्षण के कारण ही ये किस फॉर्म में रहते हैं, एज बॉन्ड के रूप में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाया जाता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है यह सहसंयोजक जो बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी अपेक्षा काफ़ी दुर्बल होता है। और वाटर का जो एक मॉलिक्यूल्स होता है वह इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा ही वाटर के अन्य चार मॉलिक्यूल्स से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आइस फॉर्म की बात करें या सॉलिड क्रिस्टल की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स चार अन्य वाटर मॉलिक्यूल्स से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अगर वाटर के लिक्विड फॉर्म की बात करें या वाटर को गर्म कर दे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या यहाँ पर कम हो सकती है और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर अरेंज हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में ये वाटर मॉलिक्यूल्स नियमित समचतुष्फलकीय आकृति में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि द्रव अवस्था में ये हाइड्रोजन बंध टूटने से इनकी जो आकृति है वह अनियमित होती है। और आपको यह भी पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है, क्योंकि इनमें दो तो लोन पेयर होते हैं और दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो sp3 संकरण को ये रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपको जो यहाँ पर जो दिख रही है यह समचतुष्फलकीय संरचना है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की। क्योंकि यहाँ पर जो ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके साथ चार वाटर मॉलिक्यूल्स समचतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित हैं। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल्स ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ रहा है, ये दूसरा जुड़ रहा है, ये तीसरा और यहाँ पर ये चौथा। तो आइस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में एक वाटर मॉलिक्यूल्स चार अन्य वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब वाटर में जब किसी अकार्बनिक विलेय को घोला जाता है तो यह
एक तो ऋणावेशित या एनायन के रूप में और धनावेशित मतलब केटायन के रूप में विभक्त हो जाता है। जैसे हमने अभी अभी बात की थी, वाटर में अगर NaCl को घोले तो वह एक तो Na+ के रूप में और Cl- के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रत्येक चार्ज को वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा घेर लिया जाता है। जैसे Na+ को तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के द्वारा घेर लिया जाएगा और क्लोराइड -आयन को H+ आयन के चार्ज के द्वारा घेर लिया जाएगा। और इन दोनों को घेर कर इनके चारों ओर क्या बना दिया जाएगा, हाइड्रेशन सेल या जल योजित जाल का निर्माण कर दिया जाएगा। इस प्रकार जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं या ये जो आयन्स होते हैं ये विसरण योग्य बन जाते हैं। इसी प्रकार इनका परिवहन संपन्न होता है वाटर में घुलकर। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज या जो वाटर है इसके भौतिक गुण क्या क्या है। तो अगर भौतिक गुणों की बात करें हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो इसका फर्स्ट जो भौतिक गुण है वह है बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह काफ़ी अधिक होता है क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलता है। जब वाटर को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देंगे तभी ये क्या होगा, उबलेगा। और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने के कारण ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके मध्य गठबंधन या एसोसिएशन पाया जाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं जा पाते। और इसी कारण जो अधिकांश जो जैविक क्रियाएं होती है वह संपन्न होती हैं क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा तापमान हमें देने की ज़रूरत है। और आपको यह भी पता है कि जो वाटर होता है वह काफ़ी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट उच्च होने के कारण ही इसमें अधिकांश जैविक क्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। इसी प्रकार अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वह तापमान जिस पर जल जमता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके मध्य पाए जाने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं या जो इनके सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं इनके कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो गलनांक बिंदु होता है वह भी काफ़ी ऊंचा होता है। जो आपको पता है कि वाटर कब जमता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लोअर वाटर होता है या जो निचला जो वाटर होता है, जैसे अगर किसी भी तालाब की बात करें या समुद्र की बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जो निचला वाटर है वह ऊपर उठकर जम जाता है, मतलब बर्फ की एक पतली परत बन जाती है किसी भी वाटर बॉडीज या तालाब के ऊपर। और उसके अंदर भी एक्वेटिक लाइफ या जो जलीय जीवन है, जैसे उसमें फिशीज होगी या विभिन्न जो जलीय ऑर्गेनिज्म है वो उसमें जीवित फॉर्म में रहते हैं। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वाटर बर्फ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से भी हम यह कह सकते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर वाटर के घनत्व की बात करें या डेंसिटी की बात करें तो वाटर का जो घनत्व होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाटर का घनत्व सर्वाधिक होता है और जिसके कारण अत्यंत न्यून तापमान पर भी जल नहीं जमता। घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल में वाटर के द्वारा घेरा गया एरिया उसका घनत्व कहलाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और जिसके कारण अगर हम बहुत कम तापमान कर दें तो उस केस में भी जल नहीं जमता क्योंकि जल को जमने के लिए पास तो आना पड़ेगा, तो उस केस में जल नहीं जमता। किंतु 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान की दशा में जो लोअर वाटर होता है वो ऊपर उठकर जम जाता है। किंतु अभी भी जो बॉटम वाटर है या जो तलीय जल है या जो निचला जल है वह नहीं जमता, जिसमें विभिन्न एक्वेटिक लाइफ जीवित रहती है। इसके बाद अगर वाटर की विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अगर हम किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो उसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वह उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जैसे अगर वाटर को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दें तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, वही क्या कहलाएगी, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। और वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह काफ़ी अधिक होती है क्योंकि वाटर को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना है वाटर का तो हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि वाटर धीरे धीरे गर्म होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तभी वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होता है। फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो
वाटर धीरे धीरे गर्म होता है। तो वह अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स का या वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। इसी कारण वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और जो विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसे थर्मो रेगुलेशन या ताप नियमन किया जाता है विभिन्न ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसके बाद हम इसकी जो अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज है वह है हीट ऑफ इवेपोराइजेशन या वाष्पन की ऊष्मा। तो वाटर के लिए वाष्पन की ऊष्मा का जो मान होता है वह भी उच्च या काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है, तो किसी लिक्विड की वाष्पन ऊष्मा वह ऊर्जा होती है जो उस लिक्विड के 1 ग्राम को वाष्प के रूप में परिवर्तित कर दे। मतलब किसी लिक्विड की वाष्पन ऊष्मा, अगर हम यहाँ पर वाटर लें तो किसी वाटर की वाष्पन ऊष्मा वह ऊर्जा होती है जो उस लिक्विड के 1 ग्राम को वाष्प के रूप में परिवर्तित कर दे। मतलब अगर वाटर का हम 1 ग्राम लें, वाटर कितना लें, 1 ग्राम लें, अगर इसको वाष्प के रूप में ले जाना है तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, और वही एनर्जी क्या कहलाएगी, वाष्पन की ऊष्मा कहलाएगी। और आपको पता है कि वाटर धीरे धीरे ही गर्म होता है, इसी कारण यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि हीट ऑफ इवेपोराइजेशन या वाष्पन की ऊष्मा काफ़ी ज़्यादा होती है। वाटर के लिए वाष्पन की ऊष्मा का मान उच्च होता है। और थर्मो रेगुलेशन के लिए भी, मतलब ताप नियमन के लिए भी जल का यह गुण अत्यधिक सहायक होता है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ताप का नियमन करना है तो क्या क्या होना चाहिए, एक तो उसमें वाटर उपस्थित होना चाहिए, और वाटर उपस्थित होने के कारण उसमें क्या होगा, हीट ऑफ इवेपोराइजेशन मतलब वाष्पन की ऊष्मा का मान भी उच्च होगा और उसकी स्पेसिफिक हीट भी उच्च होगी। इसके बाद हम अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है, तो गुप्त ऊष्मा की अगर डेफिनेशन की बात करें हम या लेटेंट हीट की बात करें तो 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। मतलब अगर 1 ग्राम कोई सॉलिड पदार्थ है तो उसको अगर लिक्विड में हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा की जो मात्रा है वह लेटेंट हीट कहलाती है। तो अगर आपको पता होगा जब भी हम किसी भी वाटर को हम जमाते हैं तो वाटर के जमने से पहले अत्यधिक एनर्जी निकलती है जो कि वास्तविक रूप से सेल्स में वाटर को जमने से रोकती है। तो इसका एग्जाम्पल अभी ले लीजिए, जैसे अभी सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ती है तब भी हमारी कोशिका का जो वाटर होता है वह नहीं जमता, क्योंकि वाटर को जमने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत है। मतलब कोशिका से जब एनर्जी निकलती रहेगी और बहुत सारी एनर्जी निकलती रहेगी तभी उसका जल जम सकता है, नहीं तो वरना कोशिका का जल कभी भी नहीं जमेगा। मतलब सेल्स में अगर वाटर को हमें जमाना है तो बहुत सारी एनर्जी को हमें बाहर निकालना होगा तभी उसका वाटर जम सकता है, परंतु ऐसा तो पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। अगर हम देखें तो वाटर के जमने से पहले अत्यधिक एनर्जी निकलती है जो वास्तविक रूप से सेल्स में वाटर को जमने से निकलती है। इसका आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जैसे आप हाथ में कोई बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, अगर उस बर्फ़ के टुकड़े को लेते अगर आपकी कोशिकाओं का जो जल है अगर वह जम जाए तो उस दौरान क्या होता है, कोशिकाओं से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, मतलब अत्यधिक एनर्जी निकलती है, और वह एनर्जी जो निकलेगी वही क्या है, लेटेंट हीट है जो कि कोशिका के जल को जमने से रोकती है। इसके बाद अगर वाटर के अगले भौतिक गुण की या फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वह है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। तो अगर पृष्ठ तनाव की बात करें तो वाटर का जो सरफेस टेंशन या जो पृष्ठ तनाव होता है वह इसका एक विशिष्ट गुण है जिसके कारण ये कैपिलरी ट्यूब या केशिका नली में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर चढ़ता है। जैसे आप कोई एक रिफिल लीजिए, उसको वाटर में डालिए तो वाटर अपने आप ही ऊपर चढ़ने लगेगा।
तो जो सरफेस टेंशन होता है इसकी वजह से ही वो वाटर ऊपर की ओर चढ़ता है। तो सरफेस टेंशन या जो पृष्ठ तनाव होता है ये भी वाटर का एक विशिष्ट गुण है, जिसके कारण ही वाटर किसी केशिका नली या कैपिलरी ट्यूब में गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ता है। और शायद संभवतः इसी बल के कारण प्लांट्स में जो वाटर है वह जड़ों से होता हुआ कहाँ पर पहुँचाया जाए, पादप के ऊपरी भागों या पत्तियों तक पहुँचाया जाता होगा। मतलब प्लांट्स में जो रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है वह इस सरफेस टेंशन की वजह से ही होती होगी, ऐसा भी हम यहाँ से कह सकते हैं। तो हमने ये वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की। अब इसके कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं हम। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वाटर होता है वह कैसा होता है, कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर ही नहीं होता वाटर का, जिसी के कारण जो लाइट है वह किसी जलाशय में या किसी भी वाटर बॉडी में गहराई तक पहुंच जाती है। मतलब लाइट ट्रांसपेरेंट हो सकती है इससे, तथा जो निमग्न पादप है या जो जल योजित जो पादप है जो वाटर बॉडी में नीचे की ओर पाए जाते हैं वह भी काफ़ी आसानी से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तथा जो टिश्यू है या जो कोशिकाओं का समूह है उनमें भी लाइट भेदन कर पाती है तथा विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। उपयुक्त गुणों के कारण वाटर कोशिका में बेस्ट मीडियम या बेस्ट माध्यम का कार्य करता है। तो हमने ये वाटर के बारे में ओवरऑल नॉलेज ले ली है। एक तो वाटर के कार्यों को हमने यहाँ पर देखा, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसके भौतिक गुणों को देखा, और वाटर की जो आणविक संरचनाएं हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया। तो ये है वाटर के बारे में। अब इसके बाद में हम अगले वीडियो लेक्चर के दौरान जो इम्बाइबेशन है, मतलब अंतः शोषण है, विसरण है, परासरण है, विसरण दाब न्यूनता है, ऐसे कई अन्य पॉइंट का मतलब कोशिका से जो जल संबंध होता है वह किस रूप में होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।